या रिमेंबर अक्टूबर 2023 में इसराइल के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था और बिल्कुल सेम वैसा ही कुछ हमारे भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के पहलगाम इलाके में हुआ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं बहुत बार पहलगाम घूमने गया हूं और जब मैंने पहली बार इसकी न्यूज़ सुनी तो लिटरली मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी वहां पर हो सकता है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि अक्टूबर 2023 में इसराइल के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके अंदर इसराइल ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर उतरा। उसने समझ लिया था कि अगर हमारा एक मरेगा तो हम 10,000 भी मारेंगे, 1,000 भी मारेंगे, हमें सामने वाले की कैजुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। बट दिक्कत यहाँ पर यह है कि हमारे भारत के अंदर जो ये कांड हुआ है वो कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ जाएगा। उसको आप भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा और पूरी जो दुनिया है वो भी भूल जाएगी। सिर्फ निंदा करके ही रह जाएंगे। छोटी मोटी हो सकता है कोई बदले में एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर दें, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात मुझसे आप आज लिख कर ले लें या कल लिख कर ले लें कि भारत सरकार को निंदा करने से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर उतरना ही पड़ेगा। दुख यहाँ पर सबसे ज्यादा इस बात का है कि जो लोग उस हमले के अंदर मरे हैं वो सारे के सारे बेचारे टूरिस्ट थे। वो घूमने के लिए गए हुए थे कश्मीर में, कोई हनीमून मनाने के लिए गया हुआ था, कोई छुट्टियां काटने के लिए गया हुआ था, कोई अपने माता पिता को लेकर गया हुआ था, कोई अपने बच्चों के साथ था और उन परिवार वालों के सामने ही उनका धर्म पूछकर बहुत ही बेरहम तरीके से उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। ये सच में अनटॉलरेबल है। देखो, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, हम सब एक आवाज बनकर खड़े जरूर हो सकते हैं, क्योंकि क्या पता वो टूरिस्ट मैं भी हूँ, क्या पता वो टूरिस्ट आप भी हो। ये चीज़ मेरे साथ भी हो सकती है, ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। हम अपने देश में रहकर ही अपने ही देश के हिस्से में घूमने भी ना जा सकें, वहां पर सेफ फील ना कर सकें, क्या फायदा फिर ऐसी सरकार का। दूसरी बात, यहाँ मैं पक्का पक्का इस बात के लिए श्योर हूँ कि यहाँ कोई ना कोई घर का भेदी जरूर है, कोई लोकल जरूर होगा जो इसके अंदर इन्वॉल्व पाएगा, जिसने पूरी इंटेल दी होगी आतंकियों को और उन्होंने यहाँ पर आकर कांड किया। खैर, जल्दी से जल्दी जब मुझे इस आतंकी हमले की बारीक डिटेल्स मिल जाएंगी तो मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो कवर करूंगा। बट आज की जो वीडियो, ये एक हॉरर स्टोरी, ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली। और मेरी ये स्टोरी भी और हॉरर स्टोरीज की तरह वेल डॉक्यूमेंटेड, इसके ऊपर मूवीज भी बनाई गई हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं। उस टाइम पर ये पूरा केस मीडिया का फेस बन चुका था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे मुझे कि इस केस को कवर करो। जी हाँ, द स्मॉल फैमिली हॉन्टिंग। बट इस वीडियो पर मुझे कुछ खास लाइक्स वाइक्स नहीं चाहिए। जो पहलगाम में हुआ वो सच में दिल को तोड़ देने वाला है। देखो, मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, मैं कश्मीर आता जाता रहता हूँ, मैं पहले भी बहुत बार गया हूँ। आप सोच कर देखिए, मेरे जैसे कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जो वहां पर घूमना तो जाना चाहते हैं, बट इन सब को देखते हुए क्या वो वहां पर जा पाएंगे? आप अपने से सोच कर देखिएगा। अगर आपको वहां पर पता चले कि ऐसे आतंकी हमले हो रहे हैं तो क्या वहां का टूरिज्म फले फूलेगा? क्या वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा? और ये आतंकी हमला हुआ क्यों है, इस बारे में भी मुझे कुछ खास बताने की आपको जरूरत नहीं है। ये बहुत एक कॉमन सा कारण है कि वहां जो कश्मीरी लोकल लोग हैं उनको रोजगार कैसे मिल रहा है, क्योंकि जो दूसरी साइड वाले कश्मीर के लोग हैं उनको नहीं पता, उन्होंने देखा ही नहीं आज तक रोजगार क्या होता है। वो सिर्फ बम बांध कर अपने छाती पर फटने के लिए तैयार हैं, उनको नहीं पता कमाकर कैसे खाया जाता है। वो ये देखकर खुशी नहीं कि ये लोग कमाकर कैसे खा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे हमले करवाओ, पूरे इलाके के अंदर दहशत मचा दो, यहाँ कोई विकास ना हो, और इसलिए मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लगता है सारा कांड हुआ है। सो आप सब नीचे कमेंट्स में ये जरूर अपनी राय लिखिएगा कि अगर ऐसे भारत के ऊपर हमले होते हैं तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए, क्या ठोस कदम भारत सरकार उठा सकती है। खैर, सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें। लेट्स डाइव इन। इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जाना पड़ेगा और टाइम था 1973 का, जब वहां पर एग्नेस हरिकेन आया जिसने बहुत भयंकर तबाही मचाई। और इस तबाही के अंदर बहुत भयंकर बाढ़ उस टाइम पर पेंसिल्वेनिया ने देखी, और इसी बाढ़ के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े घर थे जो कि बह गए उस पानी के अंदर, और बहुत सारी फैमिलीज बेघर हो चुकी थी। लोग अपने नए ठिकाने की तलाश में थे, इधर उधर घर देख रहे थे कि कोई उनको रहने के लिए जगह दे दे, कोई उनको शेल्टर दे दे। बट ऐसी ही एक और फैमिली, द स्मॉल फैमिली, वो भी बाढ़ के अंदर अपना घर खो चुके थे और अब उनको भी नए घर की तलाश थी। इस परिवार के अंदर घर का मुखिया जैक स्मॉल, उसकी पत्नी जैनेट और इनके 4 बच्चे हैदर, शैनन, कैरन और डॉन। ये पूरा परिवार भी औरों की तरह उस टाइम पर बेघर हो चुका था। बट फाइनली जैक अपने ससुराल यानी कि उसकी पत्नी का मायका वेस्ट पिटसन की तरफ गया अपने पूरे परिवार को लेकर, और कुछ दिन अपने ससुराल में ही अपने बच्चों को रखा और आसपास के इलाके में घर देखने लगा, ताकि उसके पास जो बचा कुचा पैसा है वो उसे कोई सस्ता छोटा मोटा घर देख सके और अपने परिवार को दूसरे घर के अंदर शिफ्ट कर सके।
बट जेनेट के पेरेंट्स को जैसे ही पता चला कि जैक आसपास के इलाके में घर देख रहा है तो उन्होंने खुद सामने से जैक को बताया कि तुम्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में एक ड्यूप्लेक्स बिका हुआ है, बट वो बहुत ज्यादा बड़ा घर है और इसलिए हम इसको लेने की नहीं सोच रहे, वरना हम खुद उसको ले लेते और वहीं पर शिफ्ट हो जाते। तो क्यों ना हम उस पूरे ड्यूप्लेक्स को ले लें, हम जिस घर के अंदर अभी करंटली रह रहे हैं इसको यहाँ से बेच दें और पूरा का पूरा परिवार, हम लोग भी और तुम लोग भी उस ड्यूप्लेक्स के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। उसमें आगे एक घर है, पीछे एक ड्यूप्लेक्स बना हुआ है, उसमें जो आगे वाला छोटा सा घर है उसके अंदर हम शिफ्ट हो जाएंगे और बाकी जो पीछे पूरा बड़ा सारा घर है उसके अंदर तुम अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाना और सारे मिलजुल कर आराम से रहेंगे। जैक ने जैसे ये बात सुनी उसको बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो एक बढ़िया सा घर यहाँ पर मिल जाएगा। तो फाइनली जैक ने उस ड्यूप्लेक्स के ऑनर से बात करी और जल्दी ये डील फाइनल भी हो गई। जैक बहुत ज़्यादा खुश, जैक का परिवार बहुत ज़्यादा खुश और इनफैक्ट जेनेट के माता पिता वो भी बहुत ज़्यादा खुश कि सारे एक साथ रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे। जैक का पूरा परिवार इंक्लूडिंग वो बुजुर्ग कपल, ये सारे लोग अब इस चेस स्ट्रीट के ऊपर बने हुए ड्यूप्लेक्स के अंदर शिफ्ट हो चुके थे। जैसे ही सारा सामान इस घर के अंदर शिफ्ट हुआ तो सारे घर वालों ने मिलकर, इंक्लूडिंग कुछ बाहर से लेबर भी बुलाई गई और इन सारे लेबर वालों ने और घर के परिवार वालों ने मिलकर घर की थोड़ी सी मरम्मत करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये घर बहुत लंबे टाइम से बंद पड़ा था, इसके अंदर कोई भी नहीं रह रहा था। सो मरम्मत तो उसकी दीवारें मांग ही रही थी, नीचे फर्श भी काफ़ी जगह से उखड़ा हुआ था। दीवारें जो वहाँ पर आपको पता होगा कि अमेरिका में घरों की दीवारें लकड़ी की होती हैं, सो बहुत जगह से लकड़ी उखड़ी हुई थी। उन सभी को सारा परिवार मिलकर ठोक ठोक कर सेट करने लगा। जहाँ नया पेंट करना था वहाँ नया पेंट भी किया गया। बट इस बात का अंदाजा उनको बिल्कुल भी नहीं था कि जिस टाइम पर वो कोई हथौड़ा किसी लकड़ी के ऊपर मार रहे हैं तो एक अलग ही एंटिटी है इस घर के अंदर, वो उसको जगा रहे हैं। और जैसे इन लोगों ने जाने अनजाने में उस एंटिटी को जगाया, लिटरली अब इस परिवार की जिंदगी नेक्स्ट टू नर्क बनने वाली थी। अब इस पूरे परिवार को मरम्मत करते हुए सिर्फ 3 दिन ही बीते थे, बट चौथे दिन की सुबह जैसे ही इन लोगों ने मरम्मत का काम करना शुरू किया तो इन लोगों के बहुत से टूल्स, जैसे कि वो छीनी हथौड़ा वगैरह या फिर वो पाने चाबी पाने वगैरह, वो बहुत सारे टूल्स उसमें से मिसिंग थे और पूरे परिवार को कोई आइडिया नहीं कि आखिर वो टूल्स कहाँ चले गए। इन लोगों ने सबसे पहले वो जो लेबर जो पिछले दिन इनके साथ काम कर रही थी, उन लेबर को बुलाया अपने पास और पूछा कि क्या जाते जाते टूल्स तुम अपने साथ ले गए, बट उन लोगों ने क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं, हम तो सारे टूल्स यहीं पर संभाल कर रख कर गए थे, वो हमें नहीं पता कि अब कहां चले गए। इनफैक्ट कुछ ही देर बाद टूल्स वो अपने आप रीअपीयर हो गए, जिस जगह पर पहले ये लोग देख चुके थे वहीं पर वो टूल्स वापस मिले। लेकिन इस टाइम पर भी किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि पिछले दिन इन लोगों ने जिस दीवार के ऊपर पेंट किया था वो पेंट वहां से अपने आप गायब हो गया और जिस दाग धब्बे को मिटाने के लिए उसके ऊपर पेंट किया गया था वो दाग धब्बे वापस उभर चुके थे। इसके अलावा सेम डे रात होते होते जिस टाइम पर जेनेट अपनी घर की किचन में खाना बना रही थी तब उसने ध्यान से देखा कि वहां कुछ जलने की बदबू आ रही है और जब उसने अपना चेहरा घुमाकर पीछे की तरफ देखा अपनी ही किचन में तो उसके किचन के अंदर रखा हुआ ओवन उसने अपने आप अचानक से आग पकड़ ली, जबकि वो बिजली के अंदर लगा भी नहीं हुआ था, वो धू धू करके जलने लगा। तुरंत जेनेट ने आवाज लगाकर सारे परिवार वालों को मौके पर बुलाया। सभी लोगों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरीके से उस आग के ऊपर काबू पाया, उस ओवन को उठाकर बाहर की तरफ फेंका। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि वो सिर्फ ओवन नहीं जल रहा था बल्कि उसके पीछे रखे हुए काफी सारे मसाले के डब्बे वो भी अब अपने आप आग पकड़ चुके थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। यहाँ ना सिर्फ ये आग थी बल्कि जिस टाइम पर ये आग लगी थी उस टाइम पर पूरे घर के अंदर एक अजीब ही मांस के सड़ने की स्मेल थी और ये सारे लोग फील कर पा रहे थे। बट सभी ने इन सभी बातों को इग्नोर किया क्योंकि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे इस नए घर के अंदर आकर, इस नई छत को पाकर। उनके सिर के ऊपर अभी ये छत होना ही बहुत बड़ी बात थी। इनफैक्ट जैक और जेनेट इन दोनों ने अपने पूरे परिवार को इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कहा और किसी भी ऐसे इंसिडेंट के ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान ना देने के लिए कहा। इनफैक्ट जैक अपने करियर के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हो चुके थे। धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ उनकी जॉब के अंदर उनको प्रमोशन भी मिला और घर पर मौजूद जेनेट वो अब अपने 5वें बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी। बट अभी इन लोगों को सिर्फ 1 साल ही बीता था इस घर के अंदर शिफ्ट हुए कि यहाँ दिक्कतें अब आगे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी। जी हाँ, 1 साल बाद यानी कि 1974 में जेनेट की माँ मैरी स्मॉल, उनको एकदम से, जो आज तक उनको कभी कोई दिल की बीमारी नहीं रही, उनको अचानक से हार्ट अटैक आया। तुरंत उनको वो लेकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागे। डॉक्टर्स ने उनका इलाज करना शुरू किया लेकिन डॉक्टर्स भी अब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जिसको कोई दिल की बीमारी नहीं, इनको कोई भी कोलेस्ट्रॉल की कोई दिक्कत नहीं, इनकी कोई भी अंदर से नस ब्लॉक नहीं, जिस वजह से मोस्टली हार्ट अटैक आता है। बट फिर इनको हार्ट अटैक आया तो आया क्यों? डॉक्टर्स ने जैसे तैसे मैरी स्मॉल का इलाज किया। उनको तकरीबन 5 दिनों बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी। मैरी स्मॉल वापस घर पर आई और अब जेनेट ने मैरी स्मॉल का ध्यान रखना शुरू किया क्योंकि वो उनके छोटे से जो साथ में ड्यूप्लेक्स के साथ घर बना हुआ था वो उसके अंदर जा जाकर मैरी स्मॉल का ध्यान रखती,
क्योंकि वो अब दिल की पेशेंट बन चुकी थी, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था। लेकिन यार जेनेट के साथ दिक्कत ये थी कि जेनेट जब अपने घर के अंदर खुद के ड्यूप्लेक्स के अंदर काम कर रही थी, तो उनको ऐसा फील हो रहा था जैसे मैरी स्मल उनको आवाज़ लगा रही हैं। सो जैसे ही जेनेट भागकर दूसरे उस छोटे से घर के अंदर जाती और जाकर देखती अपनी सास को, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान, क्योंकि उसकी सास तो आराम से सो रही है, वो पूरे तरीके से अनकॉन्शियस है, वो बेहोशी की हालत में है, उनको सेडेशन की दवाइयाँ दी गई हैं, लेकिन वो आवाज़ आखिर कौन लगा रहा था। बट जेनेट ने ये चीज़ किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि यहाँ सिर्फ जेनेट नहीं बल्कि मैरी स्मल खुद, उसने भी, उनको भी अब अजीब अजीब चीज़ें फील होने वाली थी। इनफैक्ट जब भी मैरी स्मल की नींद खुलती तो वो सीधा जेनेट को अपने पास बुलाकर यही कहती कि क्या तुम मुझे आवाज़ें लगा रही थी। बट जेनेट क्लियरली मना कर देती थी कि नहीं, मैंने आपको आवाज़ नहीं लगाई, शायद आपको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, बट मुझे भी आपकी आवाज़ काफ़ी बार सुनाई दी थी। इसके कुछ ही दिनों बाद घर की सबसे बड़ी बेटी वो अपने कमरे में रात के टाइम पर सो रही थी, बट एकदम से उसको झटका लगा और झटके साथ उसकी नींद खुली और तभी उसने अपने बेड के साइड में एक फिगर, डार्क शैडोई फिगर उसके साइड में खड़ी हुई देखी और वो बिल्कुल उसकी आंखों की तरफ घूर रही थी। ये बात उसने तुरंत भागकर अपनी माँ को बताई और उसकी माँ ने कहा कि हाँ, ये जो चीज़ तुम देख रही हो ये मुझे भी बहुत बार दिखती है और मैं इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, बट अब ये तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है तो तुम भी इसको इग्नोर करने की आदत डाल लो। बट उस टाइम पर इस पूरे परिवार ने नोटिस किया कि जब भी जैक यानी कि घर का मुखिया ये घर पर नहीं होता तभी ये सारा कुछ उनके साथ होता है। ये आवाज़ें आना, वो दाग धब्बे दिखना दीवारों के ऊपर, या फिर इस तरीके की हेलुसिनेशंस होना, ये डार्क शैडोई फिगर दिखना। बट जेनेट की बेटी ने कहा कि आपको सिर्फ वो दिखाई देती है लेकिन मुझे तो वो छेड़ती है, मुझे महसूस होता है कि वो डार्क शैडोई फिगर मुझे टच कर रही है और किसी तरीके से मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रही है। परिवार वालों ने नोटिस किया कि उनके घर का सामान अपने आप आग पकड़ रहा है, क्योंकि जो नया टीवी इस घर में शिफ्ट होने से पहले वो खरीद कर लेकर आए थे, इनफैक्ट उसकी तार बिजली के प्लग के अंदर लगी भी नहीं हुई थी, लेकिन सडनली उस टीवी ने आग पकड़ ली और उसे एक बहुत बड़ा नुकसान उनका हो गया, क्योंकि अभी अभी इन लोगों ने नया घर खरीदा है, नया सामान खरीदा है, इन लोगों के पास पैसे नहीं है इस तरीके से नया सामान दोबारा खरीदने के। इसके अलावा घर के अंदर जो उन्होंने नई पाइप की फिटिंग करवाई थी, वाटर सप्लाई के पाइप की फिटिंग, वो पाइप अपने आप लीक किए जा रहे थे। और 1977 यानी कि 1977 का टाइम आते आते इन लोगों को, इस पूरी फैमिली को लगने लगा कि शायद इन लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है इस घर को लेके। क्यों? क्योंकि इनके घर का टीवी इतनी बार अपने आप आग पकड़ चुका था कि इन लोगों ने अब घर के अंदर टीवी रखना ही बंद कर दिया। इसके अलावा वो अब नया रेडियो लेकर आए और उसके ऊपर ही अपना टाइम पास कर रहे थे, बट वो रेडियो रात के अनजाने टाइम के ऊपर, रात को कभी 2 बजे कभी 4 बजे सुबह के, वो अपने आप टर्न ऑन हो जाता और उसके अंदर से बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती। ऐसा कोई भी चैनल नहीं था उस रेडियो के अंदर जो वो आवाज़ें अपने स्टेशन के ऊपर लाइव कर रहा हो, बट उसके अंदर से वो आवाज़ें आ रही थी। इसके अलावा उनके घर की पानी की टूंटियाँ अपने आप खुल जाती या फिर बाथरूम में जो फ्लश थी वो अपने आप चल रही थी। ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसके अलावा रात के मिडनाइट आवर्स के टाइम पर इस घर के अंदर एक बहुत ही अजीब सी मांस के सड़ने की जो स्मेल थी वो पूरे फैमिली मेंबर्स के नाक को सड़ा रही थी। और जब भी ये लोग खड़े होकर उस स्मेल को ढूंढने की कोशिश करते कि आखिर ये कहाँ से आ रही है, बट उनको वो कोई भी सोर्स नहीं मिला कि जिससे वो पता लगा सके कि स्मेल आखिर कहाँ से आ रही है, कौन सा जानवर इनके घर में सड़ रहा है। और इनफैक्ट जिस टाइम पर वो इस स्मेल को ढूंढ रहे होते उस टाइम पर उनको पूरे घर के दीवारों के अंदर से ऐसे फुटस्टेप्स की आवाजें आती, 2 नहीं बल्कि 4 फुटस्टेप्स, मतलब कि कोई चीज है जो अपने 2 हाथ 2 पैरों के ऊपर इस दीवारों के अंदर चल रही है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी जैक को इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं था, क्योंकि अभी तक उसके साथ कोई भी स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ ही नहीं था। पूरा परिवार उसको बैठाकर समझाता कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, हम इन चीजों से परेशान हैं और तुमको हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन जैक ने कहा कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, मुझे इस घर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं लगती। बट अब आने वाले टाइम के अंदर जैक को पता लगने वाला था कि आखिर उसके घर के मेंबर्स क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्योंकि 1977 का एंड होते होते जब एक शाम जैक अपने काम से वापस अपने घर पर आया, खाना वाना खा कर पूरा परिवार अपने बेड में सोने के लिए जा चुका था। और उसी टाइम पर जैक को एहसास हुआ कि जिस बेड के ऊपर वो सो रहा है उस बेड की चादर कोई नीचे से पकड़कर खींच रहा है। और जब जैक ने उठकर देखने की कोशिश करी कि आखिर कौन उसके बेड की चादर खींच रहा है, बट उसको वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सो वो वापस सो गया। लेकिन दोबारा से किसी ने पकड़कर उसके बेड की चादर बहुत जोर से खींची कि अब की बार दोबारा से जैक को झटका लगा और उसने उठकर देखा। इनफैक्ट उसके बेड की चादर खींची हुई थी, क्योंकि दूसरे साइड से वो चादर निकलकर इस साइड यानी कि बेड की दूसरी साइड लटक रही थी जिस साइड जैक सो रहा था। सो किसी ना किसी ने चादर तो जरूर खींची थी। सो उसने वापस चादर को ठीक किया, वो वापस अपने बेड पर लेटा और सोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उसको फील हुआ कि बहुत सारे हाथ उसके शरीर के अंदर ऐसे उसको टच कर रहे हैं, उसको नोचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब होता देख जैक को समझ आ चुका था कि आखिर उसके परिवार वाले क्यों उसके ऊपर इतना फोर्स कर रहे थे इन सब चीज़ों को समझने के लिए। 1973 में जिस टाइम पर ये लोग इस घर के अंदर शिफ्ट हुए थे उसके कुछ टाइम बाद जेनेट दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई थी, मैंने आपको बताया था। और उस प्रेगनेंसी से जेनेट को 2 बेबी गर्ल
आइडेंटिकल ट्विंस लड़कियां पैदा हुई और इन बच्चियों के आने के बाद से ही ऐसा लग रहा था जैसे इस घर के अंदर जो भी चीज़ है वो अपनी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। वो सभी को दिखा रही है कि मैं भी इस घर के अंदर हूँ, मुझे भी अपने परिवार का मेंबर मानो। और ऐसी एक दोपहर को जब जैनेट अपने इस दोनों बेबी गर्ल्स के साथ घर पर अकेली थी, क्योंकि बाकी सारे बच्चे स्कूल जा चुके थे, जैक अपने ऑफिस में जा चुका था और उसके माता पिता दूसरे घर में थे, तब जैनेट दोपहर के टाइम पर अपनी किचन में गई। उसको कॉफ़ी का एक कप बनाना था खुद के लिए। तो जैसे उसने कॉफ़ी बनाते बनाते नोटिस किया कि उसके पैर के नीचे की जो फर्श है वो एकदम से बहुत ज़्यादा गीला सा हो चुका है। और जैसे उसने अपने पैरों की तरफ देखा, एक बहुत बड़ा काले रंग का दाग सा था जो अपने आप फैलता जा रहा था। और जैसे उसने उस दाग से पीछे हटकर अपने पीछे की तरफ देखा तो एक अजीब सी ट्रांसलूसेंट फिगर उसके जस्ट साइड में खड़ी थी। और जब दोबारा से जैनेट ने नीचे अपने दाग की तरफ देखा और दोबारा से उस फिगर की तरफ देखा, वो फिगर वहां से एकदम से गायब हो चुकी थी। इस इंसिडेंट के जस्ट कुछ ही मिनटों बाद जैनेट को अपने घर के अंदर अपने ही नाम की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ उसको दूसरे घर के अंदर बुला रही है, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर। जैनेट को बहुत ज़्यादा चिंता हुई कि कहीं उसकी माँ को कुछ हो तो नहीं गया। सो वो तुरंत भागकर अपने उस छोटे वाले घर में गई अपनी माँ को संभालने के लिए, बट उसकी माँ आराम से सो रही थी अगेन। और उसको समझ नहीं आया कि आखिर उसके नाम की आवाज़ कौन लगा रहा था। उसी रात जैनेट के माता पिता जो कि अपने उसी छोटी घर के अंदर मौजूद थे, उनको बराबर वाले यानी कि अपने बच्चों वाले घर के अंदर से बहुत जोर जोर से लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें आ रही थी। उनको लग रहा था कि हो सकता है जैनेट और जैक के बीच में कोई लड़ाई हो गई हो और उसके बाद बहुत जोर जोर से चीज़ों को तोड़ने की भी आवाज़ आई। सो इतना सब होने की वजह से जैनेट के पिता को थोड़ी टेंशन हुई कि कहीं बच्चों के बीच में कोई ज़्यादा सीरियस टॉपिक पर लड़ाई तो नहीं हो रही, कहीं उनकी शादी को कोई खतरा तो नहीं है। सो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो जाकर दोनों बच्चों को समझा कर आए। सो जैसे ही जैनेट के पिता अपने घर से बाहर निकले, ड्यूप्लेक्स वाले घर का मेन दरवाजा उन्होंने खोला, बट घर के अंदर प्रॉपर एकदम साइलेंस, अंदर से एक भी कोई आवाज़ नहीं थी। लेकिन ये बाहर उस टाइम पर अपने छोटे घर के अंदर रहते हुए जैनेट के पिता को वो आवाज़ें आ रही थी जैसे जैक और जैनेट बहुत जोर जोर से लड़ रहे हों। इनफैक्ट इसके अगले दिन जैनेट की माँ रोते रोते अपने घर से बाहर निकलकर सीधा जैनेट के पास आई और सारा कुछ बताया कि अभी अभी उसने क्या फील किया। जी हाँ, उसने बताया कि वो घर पर अकेली थी क्योंकि उसके पापा मार्केट से सामान लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन तभी उसको बहुत जोर जोर से उसका नाम की आवाज़ें आने लगी। और जब उसने उसका रिप्लाई करने की कोशिश करी, वो देखने लगी कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उसने अपना बेडरूम का दरवाज़ा खोला, बाहर की तरफ गई, बट बीच कॉरिडोर के अंदर ही वो खड़े होकर नोटिस कर रही थी कि कौन उसको बुला रहा है। लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे जो उसका फर्श था वो फर्श बहुत गीला सा लगने लगा, ठंडा सा लगने लगा। और जब उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो वही एक बहुत बड़ा काले रंग का धब्बा उसके फर्श के ऊपर बन रहा था, धीरे धीरे फैलता जा रहा था। और जब जैनेट की माँ ने उस धब्बे को देखकर अपनी आंखें ऊपर करी तो उसके सामने वही एक बहुत अजीब सी ट्रांसलूसेंट फिगर सामने खड़ी थी। और उसको देखकर वो इतनी ज़्यादा डर गई कि तुरंत वहाँ से भागकर अपने बेटी वाले घर के अंदर आई और उसका दरवाज़ा खोलकर वो जैनेट के पास गई और वहाँ जाकर उसको सब कुछ बताया। जैनेट समझ चुकी थी कि उसकी माँ ने अभी अभी क्या देखा, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसको भी यही सेम चीज़ किचन के अंदर दिखी थी और उसके पैरों के नीचे भी वही काले रंग का धब्बा था। उसी शाम जब जैक घर पर वापस आए तो ना सिर्फ जैनेट ने बल्कि जैनेट की माँ ने भी अपने साथ हुए उन दोनों इंसिडेंट्स को जैक के सामने रखा। और जैक को उनकी बातों के ऊपर विश्वास हो भी रहा था, क्योंकि उससे पहले जैक के साथ भी वो चद्दर वाला इंसिडेंट हो चुका था। ये चीज़ें सारी सोचने को मजबूर कर रही थी कि आखिर उनके घर के अंदर क्या चल रहा है। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि अब इस पूरी एंटिटी का नेक्स्ट टारगेट 7 साल की बेचारी छोटी सी बच्ची वो शैनन होने वाली थी। क्योंकि एक संडे दोपहर को शैनन अपने कमरे से निकलकर लिविंग हॉल से होते हुए घर से बाहर जा रही थी खेलने के लिए। बट जैसे वो लिविंग हॉल में पहुंची और उस लिविंग हॉल के अंदर जितने भी वो झूमर लगे हुए थे उनमें से एक झूमर ना सिर्फ अपने आप उस चैन से टूटा और टूटकर ना सिर्फ शैनन के ऊपर गिरा, बल्कि उस झूमर के अंदर बीच में ही, जैसे वो टूटा उस चैन से और नीचे अब गिरने ही वाला था, उस बीच रास्ते में ही उस झूमर के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और उसके बहुत सारे टुकड़े बेचारी शैनन जो नीचे से भागते हुए बाहर की तरफ जा रही थी, उनमें से बहुत सारे टुकड़े शैनन के शरीर पर आकर लगे और उसको जगह जगह वो कंच चुभकर बहुत जगह कट लग गए और उसके शरीर से बहुत सारा खून लीक होने लगा। वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। जैनेट, जैक जो सारे घर पर ही थे उस दिन, वो सारे भाग कर आए। उन्होंने शैनन को संभाला, नज़दीकी क्लिनिक पर लेकर गए, वहाँ शैनन की पट्टियाँ वगैरह कराई और किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। शैनन ने ही बताया कि अपने आप वो झूमर टूटकर नीचे गिरने लगा और बीच रास्ते में वो फट गया और उसके ही टुकड़े मुझे लगे। मुझे नहीं पता कि आखिर वो झूमर किसने तोड़ा। इनफैक्ट ये तो शैनन के साथ बस शुरुआत थी, क्योंकि जिस संडे की दोपहर उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, उसी रात शैनन जब अपने बिस्तर पर अपने बेड पर सो रही थी तभी उसको लगने लगा कि उसके हाथ नीचे हवा में लटक रहे हैं। और जब उसने आंख खोलकर देखी तो उसका तकिया तो उसके चेहरे के नीचे, लेकिन वो तकिए के साथ पूरी की पूरी हवा में है और उसके हाथ दोनों नीचे लटक रहे हैं। इनफैक्ट उसके पैर भी पूरे के पूरे हवा में हैं।
और जैसे उसकी आंख खुली, एकदम से बहुत जोर से कोई फोर्स था जिसने उठाकर सीधा शैनन को पीछे मौजूद दीवार के अंदर देकर मारा और शैनन सीधा नीचे आकर के गिरी और उसके गिरने की आवाज़ पूरे घर के अंदर गूंजी। सभी को डर लगने लगा कि आखिर शैनन के कमरे के अंदर क्या हुआ। सभी भागकर शैनन के पास आए। शैनन का दरवाज़ा खटखटाया। शैनन ने डरते हुए दरवाज़ा खोला और अपने साथ हुई इस पूरे इंसिडेंट को सबके सामने रखा, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट शैनन को अब इस तरीके के इंसिडेंट्स के साथ आदत डालनी थी, क्योंकि आने वाले दिनों में हर रात, लगभग हर रात उसको यही सब फील हो रहा था कि वो पूरे तरीके से हवा में है और अब उसको कोई उठाकर फेंकेगा। बट कभी कभी कोई उठाकर उसको फेंक देता, लेकिन वो मोस्टली टाइम हवा में रहते हुए खुद को फील कर रही थी। लेकिन उस इंसिडेंट की जब शैनन के साथ वो पहली बार हुआ था, उसके तकरीबन 20 दिनों बाद शैनन के साथ दोबारा एक इंसिडेंट हुआ। वो उसी तरीके से रात के टाइम पर अपने बेड पर सो रही थी, लेकिन तभी उसकी आंख खुली और वो अपने कमरे की छत के बिल्कुल पास, क्योंकि उसके हाथ दोनों पीछे हवा में लटक रहे थे, उसके पैर भी लटक रहे थे। और जैसे उसकी आंख खुली, वो लगभग अपने कमरे की छत से टकराने वाली थी, लेकिन तभी वो बहुत जोर से नीचे की तरफ आई, बेड पर गिरी और दोबारा से एकदम से हवा में लेविटेट करने लगी। और अब की बार दोबारा से कोई फोर्स था जो उसको उठाकर धीरे धीरे, अब की बार तेजी से नहीं, धीरे धीरे दीवार की तरफ लेकर जा रहा था। और ये सब चीजें शैनन नोटिस कर रही है। वो बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही। और तभी उसके कमरे का मेन दरवाजा भी अपने आप खुला। शैनन हवा में लेविटेट करते हुए उस कमरे से बाहर की तरफ गई और जो नीचे जो शैनन का कमरा था वो फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ था। और तभी उस फोर्स ने बहुत जोर से शैनन को सीढ़ियों के ऊपर जाकर पटका और शैनन बेचारी सीढ़ियों से लुढ़कते हुए, सोच कर देखी, सिर्फ 7 साल की बच्ची सीढ़ियों से लुढ़कते हुए, खूनम खून होते हुए उस सीढ़ियों को क्रॉस करके नीचे लिविंग हॉल के अंदर जाकर गिरी। परिवार वालों ने जाकर शैनन को संभाला, उसके हाथ पैर चेक किए, कहीं से उसको कुछ टूट फूट तो नहीं हुई। लेकिन किस्मत से शैनन उस टाइम पर बिल्कुल ओके, उसके साथ कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी। बट इससे पहले कि दोबारा सारे लोग जाकर अपने कमरे में सो पाते, इस पूरे परिवार का फैमिली डॉग साइमन, वो भी इस इंसिडेंट पर उनके साथ ही मौजूद था। और सभी ने, लिटरली सभी ने अपनी आंखों से उस टाइम पर देखा। उस टाइम पर जेनेट के माता पिता भी यहाँ मौजूद थे, जो कि अपनी दोहती को संभालने आए थे यहाँ पर। उस टाइम पर उन लोगों ने भी देखा कि इस घर का कुत्ता साइमन, वो अपने आप हवा में ऊपर लिविंग हॉल के अंदर उड़ रहा है और वो जो ऊपर झूमर लगे थे उनके आसपास चक्कर लगा रहा है। सभी को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। और यही वो मोमेंट था जिस पर आकर सभी लोगों ने माना कि इस घर के अंदर कुछ तो है जो ये सब कुछ उनके साथ कर रहा है। पूरा परिवार इन सब चीज़ों की अब आदत डाल चुका था। उनको पूरा दिन घर के अंदर रहते हुए आवाज़ें आती रहती, घर के अंदर दीवारों के अंदर जो खुरचने की आवाज़ें थी वो आती रहती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी दीवारों के अंदर बहुत तेज भाग रहा हो 4 पैरों के ऊपर। और ये ना सिर्फ आवाज़ एक साइड से आ रही थी, बल्कि घर की हर दीवार के अंदर से इस तरीके की आवाज़ें आती। उनके पानी के नल अपने आप चालू हो जाते, पानी की टंकी से पानी अपने आप गायब हो जाता। बहुत सारा पानी उनके फर्श के ऊपर ऐसे ही लीक होकर पड़ा रहता, जो समझ ही नहीं आ रहा था कि लीक हो तो कहां से रहा है। जैक अपने परिवार की खुशी के लिए दोबारा से घर के अंदर टीवी लेकर आया, क्योंकि किसी का भी मन नहीं लग रहा था। रेडियो वैसे ही अपने आप खराब चल रहा था, उसके अंदर कभी भी कुछ भी बजने लग जाता। सो उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए, परिवार का मन लग जाए, वो टीवी लेकर आया। और ऐसे ही एक संडे की शाम को जैक खुद अपने उसी लिविंग हॉल के अंदर बैठकर अकेला टीवी देख रहा था। और तभी उसको थोड़ी सी थकान महसूस होने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना वो बेड पर जाकर थोड़ी देर लेट जाए अपने कमरे में। और जैसे उसने उठने की कोशिश करी ताकि वो टीवी को बंद करके अपने कमरे में जाकर सो सके, बट उसने महसूस किया कि वो अपने इस सोफा सेट से उठ ही नहीं पा रहा। वो चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, कोई चीज़ है जो उसको यहीं पर पकड़ कर रखे हुए। और ऐसा लग रहा है जैसे उसके हाथ और पैर दोनों पूरे तरीके से पैरालाइज हो चुके हैं। और तभी उसका मुंह अपने आप पीछे की तरफ जाने लगा। और जैसे उसने अपनी आंखें खोलकर ऊपर की तरफ देखा तो उसके जस्ट चेहरे के ऊपर पीछे से कोई चीज थी जिसने उसको पकड़ा हुआ था। और उसके जस्ट चेहरे के ऊपर ये पहली बार था जैक का जब उसका एंटिटी से फेस टू फेस मुकाबला होने वाला था। जी हाँ, वो एंटिटी उसको पीछे से पकड़कर उसके चेहरे के ऊपर जस्ट ऐसे उसको देख रही थी। और जब जैक ने ऊपर की तरफ देखकर उसके साथ आंखों से आंख मिलाई तो उस एंटिटी ने जैक को अपने दोनों हाथों से पकड़कर पीछे की तरफ खींच लिया, सोफे से नीचे गिराते हुए पीछे की तरफ। उसकी शर्ट को ऊपर से पकड़कर बहुत जोर जोर से नीचे फ्लोर पर जैक को दे देकर मारा। उसके साथ ये इंसिडेंट तकरीबन 40 से 45 सेकंड चला और तब एकदम से जाकर सब कुछ शांत हो गया। जैक को समझ नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसने अपने आप को खुद को संभाला, इधर उधर देखा कि कहीं उसको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी। लेकिन किस्मत से उसको कोई खास चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। लेकिन अब उसके माइंड में एक थॉट था,
और वो ये कि क्या उसको एक घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी दूसरे घर के अंदर जाकर शिफ्ट हो सके। बट इस तरीके से इस डर के माहौल में या फिर इस पैरानॉर्मल माहौल के अंदर वो अपने परिवार को लेकर यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ बहुत बहुत तगड़ा रिस्क था। पूरे परिवार ने मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया। आस पड़ोसियों में भी बात की तो सभी ने यही बताया कि आप लोग एड और लॉरेन से संपर्क करिए। आपको पता होगा, आपने मेरी काफी वीडियो के अंदर इनका नाम सुना होगा, एड और लॉरेन का। ये उस टाइम के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। सो इस फैमिली ने एड और लॉरेन से कांटेक्ट किया और वो लोग इनके बारे में जानकर बहुत बहुत ज़्यादा हैरान थे। सो वो खुद पर्सनली इनसे मिलने के लिए इनके घर पर आए और अपनी शुरुआती इन्वेस्टिगेशंस में एड और लॉरेन यही समझ चुके थे कि ये जो भी लोग बोल रहे हैं ये सब कुछ सच बोल रहे हैं, इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। सो एड और लॉरेन ने अपनी पूरी टीम यहाँ पर बुलाई, अपने सारे इक्विपमेंट्स इस घर के अंदर लगाए। काफी हफ्तों तक यहाँ पर वो रुके और उन्होंने इस चीज को लिटरली रियलिटी के अंदर डॉक्यूमेंट किया। जी हाँ, एड और लॉरेन के होते हुए भी इस पूरे परिवार के अंदर वही अटैक्स कंटिन्यू थे। कभी किसी बच्चे को उठाकर दीवार के अंदर पटका जाता, कभी खुद जैक के ऊपर हमला हो रहा था, कभी वो बहुत बड़े बड़े काले रंग के धब्बे पूरे फ्लोर के ऊपर देखे जा रहे थे। इनफैक्ट एड और लॉरेन के पैरों के नीचे भी वो काले रंग के धब्बे बने और उन्होंने भी उस एंटिटी को, जिसने इस घर के अंदर पूरा कब्जा किया हुआ था, उसको फेस टू फेस देखा। इसके अलावा जो इस घर का फर्नीचर था वो कभी कभी अपने आप सरक कर एक के ऊपर एक रखा मिलता। और तब जाकर एड और लॉरेन ने इस बात को फाइनलाइज किया कि हम यहाँ पर एक एंटिटी से नहीं बल्कि इस घर के अंदर टोटल 4 एंटिटीज हैं जिससे हमें लड़ना होगा। इसमें एक एंटिटी है एक बुजुर्ग महिला की, जो इस परिवार को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती, उसको खुद इस घर के अंदर धक्के से रखा हुआ है। इसके अलावा दूसरी एंटिटी एक जवान महिला की, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है हर टाइम। तीसरी एंटिटी एक आदमी की, जिसने 100 सालों पहले इसी घर के अंदर इसी स्पॉट पर एग्जैक्टली जहां पर वो उसे देख रहे थे, जहां पर उन्होंने उसको फर्स्ट टाइम नोटिस किया था, उसी स्पॉट पर खुद को फांसी लगा ली थी। बट फांसी लगाने से पहले उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था। इसके अलावा उसकी जो करंट गर्लफ्रेंड थी, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, उस गर्लफ्रेंड का भी उसने मर्डर किया था और इन दोनों का मर्डर करने के बाद खुद को उसने फांसी लगा ली। बट चौथी और सबसे ज्यादा पावरफुल एंटिटी, जिसके बारे में उनको कुछ खास पता नहीं चला, सिर्फ यही उन्होंने कहा कि ये कोई डीमन है जिसने बाकी तीनों एंटिटीज को अपने पास कब्जा करके रखा हुआ है और इनकी पावर्स को वो गेन कर करके खुद बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल बन चुका है और वही है जो इस पूरे घर के अंदर भसड़ मचा के रखे हुए है। तुरंत एड और लॉरेन ने उस टाइम के बहुत ही फेमस फादर मैकेना, जिन्होंने तकरीबन 50 से भी ज्यादा अलग अलग घरों का एक्सॉर्सिज्म किया था, जिसके अंदर मौजूद फैमिलीज को उन्होंने डेमोनिक पावर से आजाद करवाया था। सो तुरंत एड और लॉरेन ने फादर मैकेना को इसके बारे में बताया। फादर मैकेना अपने साथ अपनी टीम लेकर इस घर पर पहुंचे और यहाँ का एक्सॉर्सिज्म शुरू किया गया। बट फर्स्ट एक्सॉर्सिज्म के बाद इस घर के अंदर शांति बहाल होने की बजाय हालात और ज्यादा बिगड़ चुके थे। ये जो एंटिटीज थी चारों ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। जैक, जिसको अभी तक सिर्फ घर के अंदर ही वो एंटिटी दिखाई दे रही थी, इनफैक्ट अब उसको वो अपने वर्क प्लेस के ऊपर जहां पर वो नौकरी कर रहा था, वो एंटिटी उसका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही। वो काम करते करते उस एंटिटी को वहाँ अपने पास फील कर पा रहा था। कभी उसको ऐसे लगता कि कोई उसका गला दबा रहा है, कभी कोई उसको ऐसा लगता है जैसे उसको खींच रहा है कोई पीछे की तरफ। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। इसके अलावा शैनन की दूसरी छोटी बेटी कैरन, उसके साथ तो हाल और ज़्यादा बुरा था। जी हाँ, कैरन एक अजीब सी बीमारी से ग्रस्त हो चुकी थी। उसको भयंकर तेज फीवर। तुरंत घर वाले उठाकर उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में भी पहुंचे, बट डॉक्टर्स को ये पता ही नहीं चला, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट किए गए, लेकिन किसी भी टेस्ट के अंदर कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई कि आखिर ये फीवर कैरन को क्यों आ रहा है। जब भी इस घर के परिवार मेंबर सुबह सोकर उठते तो इनका सबसे पहला काम चाय नाश्ता वगैरह करना नहीं था। नहीं, ये सभी लोग जाकर एक दूसरे की कमर को देखते, क्योंकि हर रोज सुबह उठने के साथ घर के हर मेंबर के कमर के ऊपर बहुत गहरे स्क्रैच मार्क्स थे, जो रात में कोई उनको लगा कर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रात में इनकी कमर को पकड़कर बहुत जोर से खुरचा हो और सुबह तक वो घाव बहुत गहरे हो चुके थे। एड और लॉरेन ने फादर मैकेना के साथ दोबारा कांटेक्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमें इसका सेकंड एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा, और फादर मैकेना इसके लिए वो राजी भी हो गए। बट अब की बार फादर मैकेना अपने साथ टीम के अलावा अपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी लेकर आए, जिसको वो रिकॉर्ड करने वाले थे, क्योंकि उनको जानना था कि असल में वो किस चीज़ के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि अपनी आंखों से वो ना उनको देख सकते एग्जैक्टली और ना ही उनकी बातें सुन सकते। सो जैसे उन्होंने सेकंड एक्सॉर्सिज्म इस पूरे परिवार के साथ शुरू किया और जब वो एक्सॉर्सिज्म खत्म हो गया था, उसके बाद जब उन्होंने अपना रिकॉर्डर चलाकर देखा तो उस रिकॉर्डर में ना सिर्फ उनकी खुद की आवाज़ बल्कि
कुछ बहुत सारी अनजानी आवाज़ें भी थी जो उनको क्लियरली सुनाई दे रही थी, बट वो उनका मतलब नहीं समझ पा रहे थे। बट उन आवाज़ों से वो ये तो समझ चुके थे कि ये सारी एंटिटीज़ उनके ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही हैं। जो भी वो एफर्ट्स लगा रहे हैं एक्सॉर्सिज्म करने के लिए, वो एफर्ट्स को सारा नकार रही हैं। ये सारी एंटिटीज़ मिलकर फादर मकैना का मजाक बना रही हैं कि इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बदकिस्मती से सेकंड एक्सॉर्सिज्म भी फादर मकैना का पूरे तरीके से फेल रहा। इससे भी इस पूरे परिवार के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट ये जो सारी शक्तियां थी, ये सारी एंटिटीज जो थी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। एड और लॉरेन भी अपना सारा तामझाम समेट कर वहाँ से निकल चुके थे। फादर मकैना भी अपनी सारी जो वो झोला झपटा लेकर आए थे उसको लेकर निकल चुके थे। अब दोबारा से फैमिली अकेली। सो जैक ने सोचा कि क्यों ना हम थोड़े दिनों के लिए इस घर को यहीं छोड़कर ऐसे ही कहीं घूमने के लिए जाएं, किसी कैंपिंग ट्रिप के लिए जाएं। सो जैक और जैनेट उन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया, अपने माता पिता को तैयार किया और ये पूरा परिवार वहाँ से अपना सारा तामझाम उठाकर, जो भी बेसिक चीज़ें थी उसको उठाकर नज़दीकी पहाड़ी पर पहुँच चुका था कैंपिंग करने के लिए। बट उनको नहीं पता था कि कैंपिंग ट्रिप उनका एक बहुत ही ज़्यादा भयानक ट्रिप होने वाला है, क्योंकि वो एंटिटीज़ इस घर के पीछे नहीं पड़ी थी बल्कि इस फैमिली के पीछे पड़ी थी और वो एंटिटीज़ इनके साथ वहाँ पर कैंपिंग करने के लिए पहुँच गई। जी हाँ, कैंपिंग करते हुए जैसे ही उन्होंने आग लगाई, वो आग उछलकर सीधा उनके कैंप के अंदर जाकर गिरी और उनका कैंप पूरे तरीके से जलकर राख हो चुका था। जो भी सामान वो अपने साथ लेकर आए थे वो सारा वहीं पर जल गया। जैसे तैसे उन्होंने वो रात काटी। सुबह हुई, सुबह ही उनको वो सारी एंटिटीज़ आसपास पेड़ों के पास दिखाई देने लग गई। वो समझ चुके थे कि नहीं, ये चीज़ हमारे पीछे पड़ी हुई है और ये हमें किसी भी तरीके से जीने नहीं देगी। इस कैंपिंग ट्रिप से वापस आकर जब उन्होंने घर संभाला तो घर का सारा सामान इधर उधर तहस नहस होकर बिखरा हुआ था। जो भी वो ये लोग पीछे छोड़कर गए थे, कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं था। इससे परेशान होकर जैक ने उस टाइम पर जो टीवी पर शो आता था, पीपल आर टॉकिंग, उस शो के साथ कॉन्टैक्ट किया और खुद को एनोनिमस, अपनी पहचान छुपाकर उस टीवी वालों से बात करी और कहा कि अगर कोई आप हेल्प कर सके या फिर आपके जो शोज़ के व्यूअर्स हैं वो हमारी हेल्प कर सके तो देख लीजिए, आप हमारा इंटरव्यू पब्लिश कीजिएगा। बट वहाँ से भी जैक और जैनेट को कोई हेल्प नहीं मिली। कैंपिंग ट्रिप के तकरीबन 10 दिनों बाद एक सुबह अर्ली मॉर्निंग जब जैक अपने कमरे में उठा, क्योंकि आज उसको ऑफिस जल्दी जाना था अपना काम स्टार्ट करने के लिए, तो जैसे वो अपने कमरे में उठा उसने अपनी पत्नी को डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि रात को लेट सोए थे सभी लोग। सो जैक उठकर बाथरूम में नहाने के लिए गया। नहा के आकर उसने कपड़े वगैरह पहने और जैसे वो अपने कमरे से बाहर निकलकर मेन लिविंग हॉल में जाने वाला था, वहाँ से उसको किचन में अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाना था। बट उस टाइम पर उसने लिविंग हॉल में सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे देखा कि एक बहुत ही अजीब सी रेड कलर की एक बहुत बड़ी फिगर ऐसे नीचे बीच हॉल में खड़ी हुई है और उसका जो सिर है वो ऊपर छत से टच हो रहा है और एग्जैक्टली उसका सिर टच नहीं हो रहा बल्कि उसकी गर्दन टच हो रही है। उसकी गर्दन ऊपर टच होने के बाद नीचे की तरफ बेंड होके आगे की तरफ उसका फेस बना हुआ है और ये फेस किसी सुअर की तरह है, किसी पिग की तरह है और ये बहुत ज़्यादा डरावना है। उसके मुंह से कुछ अजीब सा लिक्विड निकल रहा है जो कि नीचे फर्श के ऊपर टपाटप टपक रहा था और उसके दोनों हाथ आगे की तरफ और नीचे पैर के पंजे बहुत बड़े बड़े और एग्जैक्टली वो फिगर उस सीढ़ियों की तरफ ही देख रही थी जहां से जैक नीचे उतर रहा था। जैसे उस फिगर और जैक की आंखें आपस में मिली, उस फिगर ने बहुत तेजी से भागकर जैक के ऊपर हमला करना चाहा और जैक बहुत ज़्यादा डर गया। वो नीचे सीढ़ियों के ऊपर गिरा और गिरते गिरते नीचे की तरफ गया और नीचे गिरने के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो वहाँ सब कुछ क्लीन था, वहाँ कोई भी फिगर मौजूद नहीं थी। जिस टाइम पर जैक अपने आप के माइंड के अंदर ये सब कुछ चीज़ें रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा था, उसी टाइम पर ऊपर बने हुए इसके कमरे के अंदर जिसके अंदर उसकी पत्नी सो रही थी, उसकी पत्नी की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। जैक तुरंत उठकर भागकर वापस सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गया और जाकर अपनी पत्नी से पूछने लगा कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है, क्यों तू ऐसे चिल्लाई। जैनेट ने कहा कि किसी ने अभी अभी मुझे बेड से खींचकर नीचे गिराने की कोशिश करी और जैक यहाँ पर समझ चुका था कि वो एंटिटी वहाँ से भागकर उसको क्रॉस करते हुए सीधा जैनेट के कमरे में आई और उसके साथ ऐसे छेड़खानी करने लगी। ये टाइम था 1986 का, मतलब कि इन लोगों को इस घर के अंदर रहते हुए 13 सालों के आसपास का टाइम बीत चुका था और अभी तक वो सारी चीज़ें इस घर के अंदर रहने वाले लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही थी। फाइनली जैक ने अब दोबारा से दिमाग लगाना शुरू किया कि इस दुनिया में कोई तो होगा जो हमारी इस बीमारी को ठीक कर सके, हमें इन सारी चीज़ों से थोड़ी छुट्टी दिलवा सके। बहुत हो चुका, हम बहुत परेशान हो लिए, अब और ज़्यादा नहीं। जैक ने सबसे पहले वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स के अंदर इंटरव्यू देना शुरू किया। जैक को लग रहा था कि उसके इंटरव्यू को पढ़कर लोग उसके पास आएंगे मदद लेकर, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। लोग उसके पास बहुत सारे आए लेकिन टूरिस्ट बनकर। लिटरली जैक का एक घर जो उसने सपनों का घर खरीदा था अपना 13 सालों पहले, बेचारे इस जैक का ये घर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका था। पूरा दिन घर के बाहर लोग खड़े रहते, घर के अंदर जाने की कोशिश करते, खिड़कियों में से झांकते रहते। अब सोच कर देखिए इस परिवार की प्राइवेसी क्या ही बची होगी। ये घर अब पूरे तरीके से मीडिया सेंसेशन बन चुका था, लेकिन इससे एक चीज़ अच्छी हुई,
वहाँ पर मौजूद अमेरिका की एक बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मैरियन, उसको इसके बारे में पता चला। वो तुरंत इस घर में इस परिवार से मिलने के लिए आई और उन्होंने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, उनको किसी ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने भी सेम चीज़ें इस परिवार को बताई कि यहाँ पर टोटल 4 एंटिटीज़ हैं, जिसमें से 3 तो इंसानों की हैं बट एक अननोन है, वो डीमन है। सो ये लोग दोबारा से समझ चुके थे कि हाँ, मैरियन को भी ये समझ आ चुका कि इस घर के अंदर क्या चल रहा है। बट यहाँ मैरियन ने थोड़ा सा और आगे का बताया। उसने बाकी जो 3 एंटिटीज थी डीमन के अलावा, एक बूढ़ी महिला की, एक आदमी की, एक महिला की, उन तीनों के नाम तक बताए और बताया एक्चुअल में कि आखिर इस घर के अंदर बहुत टाइम पहले क्या हुआ था। जी हाँ, उसने बताया कि जो इस घर के अंदर बूढ़ी महिला है, उस महिला का असली नाम एबिगेल था और उसका बेटा पैट्रिक और उस पैट्रिक की पत्नी, ये तीनों मिलकर इस घर के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं और यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। मैरियन ने देश के अलग अलग हिस्सों से 4 अलग अलग प्रीस्ट बुलाए। इसके अंदर फादर मैकेना, जो कि पहले भी 2 बार इस घर के अंदर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर चुके थे, उनके अलावा 3 और प्रीस्ट इस घर के अंदर आए और उन्होंने एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर मास एक्सॉर्सिज्म इस घर के अंदर परफॉर्म किया। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि सब कुछ शांत हो भी चुका था इस एक्सॉर्सिज्म के बाद, बट सिर्फ 3 महीनों के लिए। 3 महीनों तक सब कुछ शांत रहने के बाद ये घर बिल्कुल नॉर्मल बन चुका था, लेकिन फिर से जैसे सर्दियाँ आई दोबारा से वो सब कुछ शुरू हो चुका था, जिसको ये लोग अपना बुरा सपना सोचकर भूलने की कोशिश कर रहे थे। पर थर्ड एक्सोर्सिज्म खत्म होने के बाद चारों प्रीस्ट ने मिलकर एक क्रॉचरी जैक को दी थी, हमेशा अपनी जेब में रखने के लिए। और जब 3 महीनों बाद दिसंबर 1986 में ये सब कुछ दोबारा शुरू हुआ, तो उस क्रॉचरी का इस्तेमाल जैक ने दोबारा से किया। उसने बहुत जोर से अपनी जेब के अंदर रखी हुई इस क्रॉचरी को पकड़ा और बहुत जोर जोर से वो प्रेयर्स बोलने लगा, जो कि प्रीस्ट ने उसको समझाई थी। और फाइनली ये चीज़ काम कर भी गई। उस दिन के बाद से वो क्रीचर्स या फिर वो एंटिटीज़ वो दोबारा इस घर के अंदर नहीं दिखी, लेकिन वो स्मेल, वो सड़े हुए मांस की स्मेल, वो पूरे घर के अंदर अपना कब्जा करके बैठी हुई थी। और इस चीज़ से दोबारा परेशान होकर जैक ने अब सोचा कि नहीं, बहुत हो चुका, 13 साल हमने इस घर को झेल लिया, अब और नहीं, हमें घर यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। और अभी तक इन 13 सालों के अंदर जैक और उसके परिवार ने इतना पैसा जमा कर लिया था कि वो एक नया घर दूसरे किसी शहर के अंदर ले सकें। सो फाइनली जैक ने आसपास के दूसरे शहरों के अंदर नया घर देखना शुरू कर दिया और उनको एक नया अच्छा घर मिल भी गया। बट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो एंटिटीज थी ये इस घर से चिपकी हुई नहीं थी, बल्कि इस फैमिली से चिपकी हुई थी। और जैसे ही जैक अपने नए घर के अंदर शिफ्ट हुआ, अपना सारा तामझाम लेकर, वो एंटिटीज़ भी अपना सारा सामान पैक करके इनके साथ ही इस नए घर के अंदर शिफ्ट हो चुकी थी। वो सारा कुछ, वो जो भूल कर आए थे इस घर से, वो सारा कुछ अब इनका नए घर के अंदर भी शुरू हो चुका था। सो फाइनली जैक ने पूरे अमेरिका के चर्च से रिक्वेस्ट करी कि कोई तो होगा जो अपने आप को कुछ समझता हो, जो इन चीज़ों से लड़ सकता हो, वो सामने आए, हमारी हेल्प करे, हमारा इन चीज़ों से छुटकारा दिलवाए। तो फाइनली इस पूरे परिवार के ऊपर, ना सिर्फ अब परिवार के ऊपर बल्कि इनके नए घर के साथ, मतलब कि पूरा परिवार और घर दोनों का ही मिलाकर एक चौथा और फाइनल एक्सॉर्सिज्म किया गया। और तब जाकर जैक जेनेट का परिवार पूरे तरीके से सेफ था। उसके बाद उनके साथ ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। असल में मैरियन ने जो स्टोरी इस परिवार को बताई थी कि उस घर में तकरीबन 100 सालों से भी ज़्यादा सालों पहले 1800s के अंदर क्या हुआ था, तो पैट्रिक उस घर का उस टाइम का ऑनर, जो उस घर के अंदर अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ रह रहा था। बट पैट्रिक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसी चेज स्ट्रीट के ऊपर रहने वाली एक और लड़की के साथ चल रहा था। और जैसे ये बात उसकी पत्नी को पता चली, उसकी पत्नी ने भी पैट्रिक के ऊपर गुस्सा किया, उसकी माँ ने भी पैट्रिक के ऊपर गुस्सा किया। और तब इसी गुस्से में आकर पैट्रिक ने ना सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का बल्कि अपनी पत्नी का भी और अपनी माँ का भी मर्डर कर दिया और बाद में खुद की भी जान ले ली इसी घर के अंदर रहते हुए। बट उसका ये इतिहास किसी को पता नहीं था, लेकिन जब बाद में बहुत सारे प्रीस्ट यहाँ पर आने लगे, उन लोगों ने इस घर का इतिहास देखा और इस फैमिली के सामने रखा। खैर, आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ फील किया है? अगर हाँ, तो आप अपने नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा।